इस कहानी में कुछ नाम बदले गए हैं, आप उन्हें नज़रअंदाज करते हुए कहानी का मजा ले। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बुक बाउंड नॉवल स्टोरी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो कृपया इसे मात्र एक संयोग ही समझें। महत्वपूर्ण सूचना: इस कहानी में 18 जोड़ सामग्री वयस्क विषय वस्तु शामिल हो सकती है, जो केवल प्रौढ़ दर्शकों 18 वर्ष और उससे ऊपर के लिए उपयुक्त है। कृपया इसे अपनी उम्र और मानसिकता को ध्यान में रखते हुए ही देखें। बुक बाउंड नॉवल स्टोरी पर प्रस्तुत सभी कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। अध्याय 41। दुश्मन अक्सर एक दूसरे के रास्ते में आते हैं। रीना और कोमल ने अभी अभी बैठने के लिए एक जगह ढूंढी थी, जब उन्हें तुरंत कुछ लड़कियों ने घेर लिया। रीना ने स्वाभाविक रूप से उन्हें पहचान लिया। उनकी दुश्मन नैना समूह का नेतृत्व कर रही थी। नैना कभी भी विश्वविद्यालय की कैंटीन में नहीं आती थी, इसलिए वह आज विशेष रूप से उसी के लिए आई होगी। नैना ने रीना को देखते ही पहली बात कही, ओह माय गॉड, क्या ये हमारी प्रसिद्ध समाज सेविका नहीं है? रीना, तुम एक प्रतिष्ठित परिवार से आती हो, तुम एक आदमी के पैसे पर रहने के लिए इतनी नीची कैसे गिर सकती हो? क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि तुम्हारे पिता ने दूसरी शादी कर ली है और अब अपनी बेटी की परवाह नहीं करते? नैना और उसकी सहेलियां कैंपस के चारों ओर घूमती थीं, जहां भी वे जाती थीं, ध्यान आकर्षित करती थीं। इसके अलावा नैना ने जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची की ताकि आसपास के लोग उत्सुक हों और उनकी दिशा में देखें। रीना के परिवार के बारे में बातें मनोरंजन जगत में कोई रहस्य नहीं थी, लेकिन रीना नहीं चाहती थी कि उन्हें उठाया जाए। रीना का चेहरा उतर गया था। नैना, क्या तुम जानबूझकर झगड़ा कर रही हो? नैना ने कहा, रीना, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है अगर तुम एक आदमी पर रह रही हो। मैं आज यहाँ केवल एक बात की पुष्टि करने आई हूँ, क्या तुम और राजकुमार सच में डेटिंग कर रहे हो या तुम दो नावों पर सवार हो? क्या राजकुमार को पता है कि तुम्हें आर्यन ने रखा है? नैना ने बार बार रखा शब्द का उल्लेख किया, जिससे ये बेहद अप्रिय लग रहा था। आसपास के लोग आश्चर्य में चौंक गए। अग्रवाल विश्वविद्यालय में केवल एक ही राजकुमार था, और वह समीर था, जो प्रसिद्ध रूप से शांत कैंपस का दिल की धड़कन था। कोमल खड़ी हुई और बोली, नैना, यहाँ लोगों को बदनाम मत करो। रीना उस तरह की इंसान नहीं है और वह कभी भी एक आदमी के पैसे पर नहीं रहेगी। नैना ने कहा, तो तुमने ये किया, लेकिन तुम इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हो। आज मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि हर कोई तुम्हारे असली रंग देखे। रीना। एक धीमी और सुखद पुरुष आवाज अचानक कुछ दूर से आई। हालांकि आवाज तेज नहीं थी, ये बेहद सुखद थी, मानो इसमें एक निश्चित चुंबकत्व हो। सभी लोगों ने आवाज की दिशा में देखा, और वह कोई और नहीं बल्कि खुद समीर थे। समीर बिना किसी हड़बड़ी के रीना की दिशा में चले गए। समीर रीना के बगल में पहुंचे। नैना ने उसके चेहरे को देखा, पूरी तरह से मुग्ध। राजकुमार। फिर भी समीर बेहद उदासीन थे। नैना, मैंने तुम्हें बताया है, रीना को परेशान मत करो। नैना ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि रीना को वरदान समूह के अध्यक्ष आर्यन ने रखा है? राजकुमार, उसे तुम्हें धोखा न देने दो, मुझे बस डर है कि तुम बेवकूफ बन जाओगे। समीर ने कहा, रीना को नहीं रखा गया है, और अगर तुम इस तरह की अफवाह फैलाती रही तो वह मानहानि के लिए तुम पर मुकदमा कर सकती है। तुम्हें कैसे पता? क्या तुम उस पर इतना भरोसा करते हो? समीर ने कहा, आर्यन मेरे चाचा हैं, हम एक ही छत के नीचे रहते हैं, और मैं उनके मामलों के बारे में किसी से भी बेहतर जानता हूं। समीर ने एक शांत और उदासीन लहजे में बात की, लेकिन जब भीड़ ने ये सुना तो वे सभी चौंक गए। समीर बहुत लोकप्रिय थे, लेकिन ये पूरी तरह से उनके उत्कृष्ट रूप के कारण था, और बहुत कम लोग उनकी पृष्ठभूमि के बारे में जानते थे। किसने सोचा होगा कि समीर दिल्ली के प्रसिद्ध शर्मा परिवार के इकलौते पोते हैं? सच में, उनका उपनाम शर्मा था। दरअसल नैना ये जानती थी, लेकिन वह समीर के व्यक्तित्व को समझती थी। वह एक बेहद लोकी व्यक्ति थे, जो ज्यादा ध्यान आकर्षित करना पसंद नहीं करते थे। लेकिन नैना को उम्मीद नहीं थी कि समीर रीना की अफवाहों को साफ करने के लिए जानबूझकर छिपाई गई अपनी पहचान को सार्वजनिक जांच के तहत उजागर कर देंगे। इससे पता चला कि रीना उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। लेकिन समीर और कुछ नहीं कहना चाहते थे और रीना की तरफ मुड़े। मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रीना समीर के पीछे पीछे बाहर चली गई। नैना द्वारा मचाई गई इस हलचल के बाद रखा जाना के बारे में अफवाह शायद अब और परेशानी नहीं मचाएगी।
हालांकि ऐसा लगता है कि उसके और समीर के बीच का रिश्ता फिर से चर्चा का विषय बन जाएगा। अग्रवाल विश्वविद्यालय में समीर की लोकप्रियता समाज में आर्यन के बराबर थी। रीना ने आह भरी। वह सच में गपशप के लिए एक चुंबक थी। विश्वविद्यालय की कैंटीन से बाहर निकलते हुए रीना ने आगे चल रहे आदमी को बुलाया, समीर, तुम्हें सच में मुझसे कुछ नहीं कहना है ना? रीना को लगा कि समीर जानबूझकर उसे दूर ले जाकर बस उसकी मदद कर रहे हैं। हालांकि समीर मुड़े, उनका लहजा उदासीन था। दरअसल मुझे कुछ कहना है। रीना चौंक गई। क्या है? समीर ने कहा, मेरी माँ तुमसे मिलना चाहती है। अध्याय 42। 10 साल पहले उसने एक अंगूठी चुराए और रीना को दी। रीना अब और भी ज्यादा भ्रमित थी। आपकी माँ मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? समीर की माँ शालिनी शर्मा भी अपने आप में एक हस्ती थी। जब वह जवान थी वो एक फिल्म स्टार थी और 18 साल की उम्र में प्रसिद्ध हो गई। कहा जाता था कि उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता था। बहुत से लोग उनकी प्रशंसा करते थे, लेकिन अपनी लोकप्रियता के चरम पर शालिनी ने अचानक मनोरंजन उद्योग से अपनी वापसी की घोषणा कर दी। बाद में उन्होंने एक प्रसिद्ध व्यवसायी से शादी की और एक बेटे को जन्म दिया, जो समीर है। हालांकि उनका 3 साल से भी कम समय में तलाक हो गया। उनके बारे में बहुत सी अफवाहें थीं और यह कहा जाता था कि शालिनी के पूर्व पति एशिया के सबसे अमीर आदमी थे। शालिनी एक फैशन आइकन भी थीं। चीन लौटने के बाद उन्होंने एक फैशन डिजाइन कंपनी खोली और अब उद्योग में एक फैशन गॉडमदर मानी जाती थीं। वह अक्सर हाई एंड फैशन पत्रिकाओं के कवर पर दिखाई देती थीं। अचानक ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए कहा जाना, रीना भ्रमित और थोड़ी डरी हुई थी। लेकिन समीर इनएक्सप्लिकेबली शर्मा गए। समीर ने कहा, मेरी माँ तुमसे मिलना चाहती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। जब रीना ने ये सुना तो उसे लगा जैसे यह एक बड़ी आपदा थी। इस तरह की अफवाह कॉलेज में एक आम बात थी, लेकिन ये शर्मा परिवार तक कैसे फैल गई? रीना ने कहा, आपने मेरे लिए इसे स्पष्ट क्यों नहीं किया? अगर आप बस साफ मना कर देते तो क्या ये ठीक नहीं होता? समीर ने रीना पर एक नजर डाली। मैंने मना किया, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया क्योंकि तुम पहली लड़की थी जिसे मैं कभी घर लाया था। रीना को अचानक याद आया, शर्मा के जन्मदिन की पार्टी के दौरान समीर ने ये कहकर उसकी मदद की थी कि उन्होंने उसे आमंत्रित किया था। यहां तक कि बूढ़े मालिक शर्मा की आंखों में भी जब उन्होंने उन्हें देखा तो एक अस्पष्टता थी। यह उस समय की गलतफहमी रही होगी। रीना को सच में लगा कि वह अपना नाम साफ नहीं कर सकती, भले ही वह गंगा नदी में कूद जाए। वह बिल्कुल भी शालिनी शर्मा से नहीं मिल सकती थी, जो न केवल समीर की मां थी बल्कि आर्यन की सगी बहन भी थी। अगर वे बाद में फिर से मिले तो ये बहुत अजीब होगा। रीना ने जल्दी से कहा, चूंकि आपने इसे स्पष्ट नहीं किया, आपको इसे समझाना जारी रखना चाहिए। अगर पहली बार काम नहीं करता है तो 10वीं बार काम करना चाहिए। हालांकि समीर ने अचानक कहा, तुम सच में मुझसे कोई भी संबंध नहीं रखना चाहती हो? रीना चौंक गई। समीर के चेहरे पर एक ठंडा भाव था और उन्होंने कहा, अब मैं समझ गया। फिर वह मुड़े और चले गए, रीना को हवा में अकेला छोड़ गए। इस बर्फीले समीर को क्या हो गया है? वह सच में अप्रत्याशित है। रीना ने इसे दिल पर नहीं लिया। उसने अभी तक दोपहर का भोजन नहीं किया था, इसलिए उसने स्कूल के बाहर स्नैक स्ट्रीट पर जाकर कुछ बीफ नूडल्स खाने का फैसला किया। अप्रत्याशित रूप से जब वह स्कूल के गेट पर पहुंची तो उसने दूर से एक परिचित फरारी देखी। वह राघव की कार थी, जो उसके 20वें जन्मदिन पर राघव के पिता ने उसे उपहार में दी थी। राघव कार के बगल में खड़ा था, सिगरेट पी रहा था। रीना नहीं जानती थी कि उसने कब धूम्रपान करना शुरू कर दिया था। जाहिर है राघव ने भी रीना को देख लिया था। उनकी आंखें मिली और रीना ने आश्चर्यजनक रूप से शांत महसूस किया। यहां तक कि रीना को खुद भी यह अजीब लगा। अब इस युवा व्यक्ति को देखकर वह अब और गुस्सा या हिंसक नहीं थी। यह ऐसा था जैसे उस घाव पर एक पतली पपड़ी बन गई हो जिससे वह एक बार खून बह रही थी। हालांकि यह अभी भी बहुत दर्दनाक था। रीना जानती थी कि समय इसे ठीक कर देगा। राघव पहले ही अपनी सिगरेट बुझा चुके थे और अब उसकी ओर चल रहे थे। रीना वहीं खड़ी रही, उसे करीब और करीब आते हुए देख रही थी। अचानक उसे याद आया कि जब वह 10 साल की थी, 13 साल के राघव ने अचानक एक हीरे की अंगूठी निकाली और रीना को प्रपोज किया। उस समय वे युवा और निर्दोष थे, बचपन के प्रेमियों की एक जोड़ी की तरह। रीना ने खुशी खुशी स्वीकार किया। बाद में ही उसे पता चला कि राघव ने जो अंगूठी चुराई थी वह उसकी मां की लाखों की सगाई की अंगूठी थी।
उसने अपने परिवार से झूठ बोला, ये दावा करते हुए कि इसे एक चोर ने चुरा लिया था। जब पता चला तो उसने जिद दी से यह बताने से इनकार कर दिया कि यह कहाँ गई थी। लुधियाना परिवार ने मान लिया कि उसने पैसे के लिए अंगूठी बेच दी थी और लापरवाही से खर्च किया था और राघव को उसके कार्यों के लिए दृढ़ता से दंडित किया। बाद में ही उन्हें पता चला कि उस छोटे बदमाश ने अंगूठी रीना को देने के लिए चुराई थी। अध्याय 43 रीना और वरदान समूह के अध्यक्ष आर्यन के बीच का रिश्ता। अतीत की यादें वे कल की तरह लगती हैं, फिर भी जैसे एक सहस्राब्दी बीत गई हो। राघव पहले ही रीना के पास आ गए थे। उन्होंने कहा, रीना, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। उसके सामने का व्यक्ति दुबला हो गया लग रहा था। रीना ने कहा, मेरा आपसे अब कोई लेना देना नहीं है, युवा मालिक राघव, कृपया खुद का सम्मान करें। राघव ने रीना का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। रीना, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन मुझे आखिरी बार माफ कर दो, ठीक है? रीना, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रीना बस एक कदम पीछे हट गई। उसने राघव को देखने के लिए सिर उठाया। राघव, बातें इस बिंदु तक आ गई हैं, हमारे लिए फिर से मिलना असंभव है। साक्षी पहले ही गर्भवती है। तुम्हें एक आदमी के रूप में जिम्मेदारी लेने की जरूरत है और मुझे परेशान करना बंद करो। हमारे बीच जो कुछ भी था वह पहले ही खत्म हो गया है। राघव की आंखों में चोट का एक निशान चमक गया। रीना जाना चाहती थी, लेकिन राघव ने अचानक कहा, साक्षी की गर्भावस्था पूरी तरह से एक दुर्घटना थी। उसने मुझे हेरफेर किया। रीना, मैं तुमसे विनती करता हूं कि मुझे अनदेखा मत करो, ठीक है? क्या तुम जानती हो कि इन पिछले कुछ दिनों में मैं कितना दुखी रहा हूं? राघव के अंतिम शब्द एक बच्चे की तरह थे जो गुस्सा दिखा रहा हो। ये राघव की सामान्य रणनीति में से एक थी। जब भी उसने उसे अतीत में गुस्सा दिलाया था, वह एक बच्चे की तरह व्यवहार करता था, हालांकि वह उससे कई साल बड़ा था। लेकिन रीना हमेशा नर्म दिल वाली थी, हमेशा उसे अतीत में माफ कर देती थी। हालांकि इस बार रीना चिड़चिड़ी महसूस कर रही थी। राघव, क्या तुम कृपया थोड़ा बड़े हो सकते हो? तुम अब बच्चे नहीं हो। क्या तुमने स्थिति की वास्तविकता को नहीं समझा है? क्या तुम्हें लगता है कि इस मुद्दे को एक माफी से सुलझाया जा सकता है? और राघव, मैं वही इंसान नहीं हूं जो मैं पहले थी। हमारे लिए कोई मौका नहीं है। ये कॉलेज का गेट था, दोपहर में ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन नजरें पहले ही उनकी तरफ मुड़ने लगी थीं। रीना मुड़ी और कॉलेज में वापस भागी। राघव उसके पीछे भागे, लेकिन रीना पास की लाइब्रेरी में जल्दी से गायब हो गई। केवल छात्र आईडी वाले छात्रों को अंदर जाने की अनुमति थी, इसलिए राघव प्रवेश द्वार पर फंसे रह गए। रीना ने बैठने के लिए एक कोना ढूंढा और खाली आंखों से घूरने लगी। उसके विचारों पर कब्जा करने वाला एक व्यक्ति आर्यन था। रीना को अपने दिल में पता था, भले ही साक्षी गर्भवती नहीं थी, उसके और राघव के लिए बिल्कुल कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि अब उनके बीच आर्यन थे। इसी क्षण वरदान बिल्डिंग की 99वीं मंजिल, सीईओ का कार्यालय। एक युवा व्यक्ति कैजुअल कपड़ों में आर्यन के चेहरे की ओर इशारा करते हुए जोर से कह रहा था, तुम्हें लगता है कि मुझे, अभय को, जो देश के शीर्ष हैकर्स में से एक है, को यहाँ तत्काल बुलाया गया था क्योंकि वरदान के गुप्त सिस्टम पर हमला हुआ था? तुम मुझे यहाँ बस एक कैंपस मंच को हैक करने के लिए लाए? आर्यन, क्या तुम एक इंसान को थोड़ा ज्यादा ही नीचा नहीं दिखा रहे हो? आर्यन का चेहरा भावहीन रहा। उन्होंने धीरे धीरे एक कलम उठाए और एक चेक पर हस्ताक्षर करके उसे आगे बढ़ाया। 10 लाख पर्याप्त है। उद्धरण चिन्ह। अभय ने पहले ही अपना लैपटॉप पैक कर लिया था। वह सीधा बैठा और गंभीरता से बोला, ओह हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, इस छोटी सी बात को मिनटों में संभाला जा सकता है। हालांकि उसने ऐसा कहा, उसने जल्दी से चेक को बिना किसी समारोह के जेब में रख लिया। 20 सेकंड से भी कम समय में अभय ने अपनी उंगलियां बजाईं, हो गया। ये बस एक छोटा सा मंच है। कैसा रहेगा अगर मैं अग्रवाल विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट को भी हैक कर दूं और तुम्हें मुफ्त में दे दूं? आर्यन ने कहा, उसकी जरूरत नहीं है। मुझे बस गुमनाम पोस्टर की वास्तविक जीवन की जानकारी चाहिए। ये काफी सरल है, आधे मिनट का इंतजार करो। जैसा कि उम्मीद थी, आधे मिनट बाद अभय ने गुमनाम पोस्टर के बारे में सभी जानकारी उजागर कर दी थी। अभय ने अपना लैपटॉप बंद किया और कहा, तुम, श्रीमान सीईओ, हमेशा अफवाह वाले प्रेमियों की एक कभी ना खत्म होने वाली आपूर्ति रखते हो। मैंने तुम्हें उनमें से किसी को भी गंभीरता से लेते हुए कभी नहीं देखा, तो तुम एक छोटे से कैंपस घोटाले से क्यों परेशान हो? एक नज़र में अभय ने देखा कि आर्यन ने एक पोस्ट को हटाने के लिए एक बड़ी बात बना दी थी, जिसका शीर्षक था, रीना और वरदान समूह के सीईओ आर्यन के बीच के रिश्ते को खोदना।
अध्याय 44 उस साल की सबसे अच्छी दोस्त। आर्यन ने उदासीनता से कहा, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि अभय गपशप करने से खुद को रोक नहीं पाया। तुम्हें मैंने किसी की पोस्ट को हैक करने के लिए कहा है, क्या तुम्हें अपराधबोध हो रहा है भाई? तुम सच में एक कॉलेज छात्रा को तो नहीं रख रहे हो? हालांकि एक आदमी के लिए उसकी शारीरिक जरूरतें होना सामान्य है भाई, तुम युवा और ऊर्जा की उम्र में हो। लेकिन अगर दीदी को पता चला तो क्या उनका दिल नहीं टूटेगा? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही अभय ने बात की, आर्यन ने अचानक ऊपर देखा, उनकी आंखों से एक ठंडक निकल रही थी। तुम्हें बहुत खाली समय लगता है, शायद मुझे तुम्हारे लिए तकनीकी विभाग में एक पद की व्यवस्था करनी चाहिए। अभय जल्दी से घबरा गया, बिल्कुल नहीं। मैं एक आजाद पंछी हूं, मैं 9 से 5 की जिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाई, मैं जा रहा हूं। जब तुम्हें मदद की जरूरत हो तो मुझे फोन करना याद रखना। मैं गारंटी देता हूं कि मैं तुरंत वहां पहुंच जाऊंगा। बात करने के बाद अभय ने जल्दी से अपना कंप्यूटर पकड़ा और आर्यन के कार्यालय से भाग गया। आर्यन ने उस छात्र डेटा को घूर कर देखा जिसे अभय ने अभी अभी पोस्ट से हैक किया था। डेटा के नाम अनुभाग में साक्षी लिखा था। आर्यन ने आधा मिनट तक सोचा और फिर पूरी फाइल रीना को भेज दी। रीना को संदेश मिला जब वह अभी भी पुस्तकालय में दिवास्वप्न देख रही थी। उसने आर्यन के संदेश को बहुत देर तक घूर कर देखा। उसके दिल को ऐसा लगा जैसे एक कुंद चाकू से बार बार पीसा जा रहा हो। आराम से उसी क्षण साक्षी ने उसे एक टेक्स्ट भेजा। साक्षी, क्या राघव तुमसे मिलने आया है? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। रीना ने जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद साक्षी ने एक और संदेश भेजा, मैं तुमसे विनती करती हूँ, क्या तुम राघव को परेशान करना बंद कर सकती हो? संदेश को पढ़कर रीना ने अपना खून गुस्से से खौलते हुए महसूस किया। जल्दी से रीना ने वापस एक संदेश भेजा, क्या तुमने मेरे बारे में कॉलेज की अफवाह फैलाई कि मुझे रखा गया है? साक्षी ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, भले ही हाल ही में हमारे बीच असहमति रही हो, तुम अभी भी मेरे दिल में मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। शब्दों को देखकर रीना को बहुत ज्यादा घृणा महसूस हुई। रीना ने तुरंत वह जानकारी भेज दी जो आर्यन ने उसे भेजी थी। साक्षी से बहुत देर तक कोई जवाब नहीं आया। कुछ घंटे बीतने के बाद देर शाम रीना को अचानक साक्षी से एक संदेश मिला। कल दोपहर 3 बजे शांतिपर्व जूनियर हाई के मैदान में मुझसे मिलो। ये हमारे बीच के मामलों को सुलझाने का समय है। अगला दिन एक सप्ताहांत था। रीना की कोई कक्षा नहीं थी और वह देर तक सोई। रीना शुरू में इस मुलाकात को रखने की योजना नहीं बना रही थी, लेकिन राघव और उसकी तस्वीरें अभी भी साक्षी के कब्जे में थीं, उसे उन्हें वापस लेना था। इसके अलावा रीना ये भी जानना चाहती थी कि मामलों को सुलझाने से साक्षी का क्या मतलब था। दोपहर 3 बजे रीना शांतिपर्व जूनियर हाई के मैदान में तुरंत पहुंची। शांतिपर्व जूनियर हाई उसकी और साक्षी की पुरानी कॉलेज थी। वह साक्षी से फ्रेशमन साल में मिली थी और उन्होंने 3 साल तक एक ही डेस्क साझा किया था। पुरानी यादों ने रीना को ये सोचना असहनीय बना दिया कि उसने ईमानदारी से इस गरीब, बुलिड लड़की की परवाह की थी जो अब इस तरह बदल गई थी। साक्षी पहले ही आ चुकी थी। आज साक्षी ने एक लंबी सफेद स्वेटर पहनी हुई थी जो पूरी तरह से सुंदर लग रही थी। वह उस बदसूरत बतख से बहुत दूर थी जिसका शांतिपर्व में उसके समय के दौरान मजाक उड़ाया गया था, और वह साक्षी नहीं थी जिसे रीना जानती थी। रीना को देखकर साक्षी सीधे उसकी ओर गई। साक्षी ने कहा, रीना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी समय की पाबंद होगी। रीना ने जवाब दिया, तुमने मुझे आज मिलने के लिए क्यों कहा? साक्षी ने कहा, रीना, क्या तुम स्कूल का दौरा नहीं करना चाहती? हम लंबे समय से यहाँ वापस नहीं आए हैं। ये कहने के बाद साक्षी मुड़ गई। रीना एक पल के लिए झिझकी और फिर उसके पीछे चली गई। वे दोनों अपनी पुरानी कक्षा साल 1 की कक्षा 1 में गए। उस दिन स्कूल में छुट्टी थी, लेकिन कक्षा का दरवाजा आश्चर्यजनक रूप से खुला था। साक्षी सीटों में से एक पर बैठ गई और अपनी उंगली से डेस्क को ट्रेस किया। रीना, यहाँ आओ, देखो। इतने सालों के बाद भी ये डेस्क अभी भी वैसी ही है, इसमें अभी भी वे निशान हैं जो तुमने उकेरे थे। रीना पास गई। वह सच में देख सकती थी कि यह उनकी पुरानी डेस्क थी। मेज के कोने में छोटे अक्षर थे जिन पर रीना और साक्षी हमेशा के लिए सबसे अच्छी दोस्त हैं लिखा था। रीना को याद आया कि उसने एक गर्मी की दोपहर को एक कंपास के सिरे का उपयोग करके इसे उकेरा था। उस समय साक्षी को बुलीड किया जा रहा था। उसने अपना सिर डेस्क पर रखा और रोई, ये कहते हुए कि उसके कोई दोस्त नहीं है और कोई भी उसे पसंद नहीं करता। रीना ने तब घोषणा की कि वह उसकी दोस्त होगी और वह हमेशा उसे पसंद करेगी।
तो रीना ने वह वाक्य डेस्क में उकेरा था। अब पीछे मुड़कर सोचते हुए वह केवल एक दिल दहला देने वाला दर्द महसूस कर सकती थी। साक्षी ने अपनी उंगलियों को वाक्य पर फेरा, अपने विचारों में खोई हुई। रीना, क्या तुम जानती हो, तुम पहली इंसान थी जिसने मुझे ईमानदारी से एक दोस्त माना। क्या तुम जानती हो कि मैं तब कितनी खुश थी। मैंने सच में विश्वास किया था कि हम हमेशा के लिए सबसे अच्छी दोस्त हो सकती हैं। अध्याय 45। तुम्हारे जैसी उज्ज्वल इंसान के साथ दोस्त बनकर मुझे भी लगता है कि मैं चमक रही हूँ। रीना चुप रही। हालांकि साक्षी ने जारी रखा, उस समय तुम मेरी नजरों में एक खूबसूरत हंस की तरह थी, पूर्णता का प्रतीक। कक्षा में हर कोई, लड़के और लड़कियां, तुम्हें बहुत पसंद करते थे। मैं चाहती थी कि मैं तुम्हारे जैसी ही अच्छी बन सकूं। साक्षी को अचानक कुछ याद आया। माध्यमिक विद्यालय के वे 3 साल मेरे जीवन के सबसे सुखद साल थे, ये सब तुम्हारी वजह से, रीना। पहली बार मुझे लगा कि मैं सिर्फ एक बदसूरत बत्तख से ज्यादा हूं। मुझे तुम्हारे जैसी उज्ज्वल इंसान के साथ दोस्त होने पर गर्व महसूस हुआ। मैं सच में विश्वास कर सकती थी कि एक दिन मैं भी उतनी ही चमक सकती हूँ। रीना ने पलटवार किया, लेकिन तुमने मुझे कभी सच में एक दोस्त नहीं माना। साक्षी ने विरोध किया, नहीं, मैंने सच में तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त माना। क्या तुम्हें वह इच्छाओं का डिब्बा याद है जिसे हमने तीसरे चंपा के पेड़ के नीचे दफनाया था? क्या तुम उसे फिर से देखना चाहोगी? बेशक, रीना को याद था। हमारे माध्यमिक विद्यालय के स्नातक में ये इच्छाओं के डिब्बे काफी चलन में थे, खासकर युवा जोड़ों के बीच। रीना ने चुपके से एक डिब्बा खरीदा था और साक्षी के साथ मिलकर उन्होंने एक इच्छा की, उसे डिब्बे में रखा और उसे स्कूल के मैदान के किनारे पर तीसरे चंपा के पेड़ के नीचे दफना दिया। उन्होंने 10 साल बाद उसे खोलने का वादा किया। साक्षी उसी पेड़ को ढूंढने में कामयाब रही, एक पत्थर से मिट्टी खोदी और पुराने इच्छाओं के डिब्बे को पाया। डिब्बा जंग से ढका हुआ था। रीना का दिल ऐसा दर्द कर रहा था जैसे उसे प्रताड़ित किया जा रहा हो। उन दिनों की मासूम खुशी इतनी जीवंत रूप से फिर से सतह पर आ गई। साक्षी ने पहले ही डिब्बे को खोल दिया था और अंदर सब कुछ अभी भी बरकरार था, जिसमें 2 नोट भी शामिल थे। साक्षी ने पहले रीना का नोट खोला, जिस पर लिखा था, मैं साक्षी के साथ दुनिया के व्यंजनों का पता लगाने और आनंद लेने की इच्छा रखती हूँ और हमेशा के लिए सबसे अच्छी दोस्त बनी रहूं। साक्षी नोट पढ़ते हुए हंसी, रीना, मैं इससे बहुत प्रभावित हूँ। रीना आगे बढ़ी और उससे नोट ले लिया, ये बस बचकाना भोलापन था। साक्षी ने फिर दूसरा नोट दिया, क्या तुम देखना चाहोगी कि मैंने क्या मांगा था? खुद को रोक न पाने के कारण रीना ने एक नजर डाली। उस पर लिखा था, मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त रीना की हमेशा की खुशी और आनंद की कामना करती हूँ। रीना के दिल को ऐसा लगा जैसे किसी चीज ने मारा हो। उसकी आंखों में आंसू भर आए, जो किसी भी क्षण बहने के लिए तैयार थे। उसके भीतर कड़वाहट की एक लहर उमड़ पड़ी। साक्षी की लिखावट एक बच्चे की मासूमियत के स्पर्श के साथ सुरुचिपूर्ण थी। नोट के निचले दाएं कोने में एक छोटा दिल भी खींचा हुआ था। रीना को अचानक एक तीव्र बेचैनी महसूस हुई। उसने अपने सामने की आकृति से पूछा, क्यों, सब कुछ क्यों बदल गया? रीना यह समझ नहीं पा रही थी कि कभी मासूम साक्षी अब उसके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रही थी, प्रतिस्पर्धा कर रही थी, दुर्भावनापूर्ण रूप से उसे फंसा रही थी और उसके खिलाफ साजिश रच रही थी। ऐसी अद्भुत दोस्ती कब इस भयानक दुष्स्वप्न में बदल गई? साक्षी खड़ी हुई और घोषणा की, राघव की वजह से। साक्षी ने आगे कहा, मेरे पीछे आओ। रीना साक्षी के पीछे चली गई, उसके इरादों के बारे में अनजान थी। आखिरकार साक्षी रीना को स्कूल के मैदान में बास्केटबॉल ब्लीचर्स तक ले गई। वे सीढ़ियों पर कदम दर कदम चढ़े, सबसे ऊपर रुक गए। ये जगह सबसे ऊंची थी और पूरे स्कूल के मैदान का सबसे अच्छा दृश्य दिखाती थी। अतीत में रीना साक्षी को राघव को फुटबॉल खेलते हुए देखने के लिए यहां लाती थी। माध्यमिक विद्यालय में वापस भले ही राघव बगल के हाई स्कूल में था, वह अभी भी स्कूल के बाद अपने दोस्तों को यहां फुटबॉल खेलने के लिए लाना पसंद करता था। बेशक ये सब रीना की वजह से था। उस समय राघव रीना को एक छोटी राजकुमारी की तरह लाड़ प्यार करता था। हर बार जब राघव एक खेल खत्म करता था तो रीना उसे पानी देने के लिए नीचे जाती थी और उसके सभी दोस्त उसे जानते थे। राघव ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपनी पत्नी कहा। जबकि वे मैदान पर हंसते और खेलते थे, साक्षी ब्लीचर्स पर खड़ी होकर उन्हें दूर से देखती थी। अध्याय 46। आधी रात के बाद सिंड्रेला अपने मूल रूप में वापस आ जाती है। साक्षी अतीत में खोई हुई लग रही थी। उसने कहा, जब हमने माध्यमिक विद्यालय से स्नातक किया तो राघव ने विशेष रूप से एक स्नातक नृत्य का आयोजन किया।
तुमने मुझे आने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन मैंने कहा कि मेरे पास पोशाक या ऊंची एड़ी न ही है। तो तुम मुझे अपनी ड्रेसिंग रूम में ले गई ताकि मैं स्वतंत्र रूप से चुन सकूं। तुमने मुझे एक सफेद पोशाक और एक जोड़ी गुलाबी क्रिस्टल की ऊंची एड़ी चुनने में मदद की। जब मैंने उन्हें पहना तो एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं भी तुम्हारे जैसी ही हूं, एक महल में रहने वाली एक छोटी राजकुमारी। उस दिन मैं तुम्हारे स्नातक नृत्य में जाकर बहुत खुश थी। रीना को याद आया, लेकिन रीना को यह भी याद आया कि उस दिन साक्षी नहीं आई थी। रीना ने कहा, उस दिन तुमने मुझे बताया था कि तुम ठीक महसूस नहीं कर रही हो और तुम नहीं आई। साक्षी ने कहा, मैं उस दिन बहुत खुश और उत्साहित थी, मैं जल्दी आ गई। उस समय पार्टी स्थल पर कोई और लोग नहीं थे, केवल राघव ही व्यवस्था कर रहे थे। हालांकि मैंने उन 3 सालों में उन्हें कई बार देखा था, ये पहली बार था जब मैंने उन्हें इतने करीब से देखा। वह एक सूट में थे और एक परी कथा में एक सफेद घोड़े पर एक राजकुमार की तरह लग रहे थे। रीना ने कहा, तो इसीलिए तुम्हें उनसे पहली नज़र में प्यार हो गया और तुमने हमारी दोस्ती को धोखा दिया। तुमने मेरा इस्तेमाल उनके करीब आने के लिए किया, है ना? साक्षी हंसी, क्या तुम जानती हो कि राघव ने मुझसे पहली बात क्या कही थी? उद्धरण चिन्ह। रीना चुप रही। साक्षी ने कहा, जब उन्होंने मुझे देखा तो वह मेरी तरफ आए। मुझे उस समय अपनी धड़कन और प्रत्याशा याद है। मैं जानती थी कि वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और मेरे कोई गलत इरादे नहीं थे। मैंने सोचा, मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ, कम से कम मैं खुद को उनकी दोस्त मान सकती हूँ, है ना? लेकिन जब वह मेरे पास आए तो उन्होंने अपनी भौहें सिकुड़ी, मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, तुम रीना के कपड़े और जूते क्यों पहने हो? उस समय साक्षी थोड़ी शर्मिंदा थी और शर्मा गई। रीना ने मुझे उधार दिए हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के राघव ने कहा, क्या तुम एक भिखारी हो? क्या तुम्हारे पास पहनने के लिए अपने कपड़े नहीं हैं? ये जूते एक स्नातक उपहार हैं जिसे मैंने रीना के लिए खरीदने के लिए 2 महीने काम किया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें पहनने के लायक हो? साक्षी को अभी भी अपमान की वह विशाल भावना याद है। साक्षी ने कहा, रीना, क्या तुम जानती हो कि यह कैसा लगता है? यह ऐसा है जैसे सिंड्रेला का जादू आधी रात को उतरने के बाद एक बदसूरत मेढक में वापस बदल जाना। उस क्षण मैं जान गई थी कि तुम और मैं अलग अलग दुनिया में रहते थे। तुम बादलों में रहती थी जबकि मैं कीचड़ और दलदल में थी। भले ही तुम कभी कभी मेरे पास पहुंचती थी, इसने मुझे अपनी कमियों को और भी स्पष्ट रूप से देखने पर मजबूर कर दिया। तभी मैंने कसम खाई कि एक दिन मैं उन बादलों के शीर्ष पर चढ़ जाऊंगी। और मैंने ऐसा किया। साक्षी की आंखों में जीत की भावना लग रही थी। क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि मैंने कैसा महसूस किया जब राघव, वह आदमी जिसने एक बार मुझे नीचा देखा था, मेरे नियंत्रण में था? यह एक बड़ी संतुष्टि थी। मुझे लगा कि अतीत के सभी अपमानों का मुआवजा मिल गया है। मैं पहली महिला भी थी जो सच में उसे हेरफेर कर सकती थी। उद्धरण चिन्ह। रीना ने कहा, रुको, मुझे नहीं पता कि राघव ने तुमसे तब क्या कहा था, लेकिन फिर भी ये तुम्हारे लिए अब जो तुम हो बनने का कोई बहाना नहीं है। तुम बहुत ज्यादा परवाह करती हो कि दूसरे क्या सोचते हैं और नीचा देखे जाने से बहुत डरती हो। लेकिन गरीबी के बावजूद आत्मा की स्वतंत्रता दूसरों के निर्णयों और विचारों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। रीना, तुम इसे इतनी सरलता से कहती हो क्योंकि तुम्हारे पास हमेशा एक विशेषाधिकार प्राप्त जीवन शैली रही है और तुमने कभी कठिनाई का अनुभव नहीं किया है। क्या तुम जानती हो कि जब शिक्षक हर दिन तुम्हारे घर आता है क्योंकि तुम स्कूल की फीस नहीं दे सकती तो कैसा लगता है? क्या तुमने ऐसे दिन बिताए हैं जब तुमने कपड़ों पर पैबंद लगाए हो जबकि तुम्हारे सभी सहपाठी चमकदार थे, अपने सीमित संस्करण स्पोर्ट्स जूते के बारे में चर्चा कर रहे थे? क्या तुमने एक पूरे सेमेस्टर के लिए दोपहर के भोजन में सिर्फ सादा पानी और एक उबला हुआ बन खाया है? तुमने कभी इसके माध्यम से नहीं गई, इसलिए तुम्हें मुझे आंकने का कोई अधिकार नहीं है। अध्याय 47, उसकी दुर्भावना पागल कर देने वाली है। रीना ने कहा, शायद मैंने इन चीजों का अनुभव नहीं किया है, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर मेरे पास कुछ भी नहीं होता तो भी मैं ऐसी चीजें नहीं करती। साक्षी ने ठंडेपन से कहा, रीना, स्वाभाविक रूप से मैं तुम्हारे जितनी नेक नहीं हूँ, लेकिन तुम यह नहीं नकार सकती कि मेरे सफल होने की संभावना ज्यादा है। हमारे जैसे लोगों के लिए जो तल से बड़े हुए हैं, दयालुता, बुली होने का पूंजी से ज्यादा कुछ नहीं है। ये सबसे बेकार चीज है। मैं और कैसे राघव के बगल में खड़ हो सकती थी, मैं कैसे एक धनी परिवार में शादी कर सकती थी और जो मैं चाहती थी वह पा सकती थी। रीना अचानक बहुत ऊब गई। रीना ने कहा, मेरे पास तुम्हारे साथ चर्चा करने के लिए और कुछ नहीं है।
तुम्हारे अपने मूल्य हैं, यह अक्षम्य नहीं है, लेकिन हमारे रास्ते अलग हैं। भविष्य में तुम अपने चौड़े रास्ते पर चलोगी और मैं अपनी एक लकड़ी के पुल पर चलूंगी। मैं तुम्हारे एक धनी परिवार में जल्दी शादी करने और एक फीनिक्स में बदलने की कामना करती हूँ। लेकिन साक्षी हंसी, हालांकि रीना, धनी परिवार में शादी करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। रीना ने कहा, मेरे पास वह क्षमता नहीं है। क्या तुम पहले से ही राघव के बच्चे से गर्भवती नहीं हो? साक्षी ने कहा, यह बच्चा मुझे लुधियाना परिवार के दरवाजे में प्रवेश करने की अनुमति दे सकता है, लेकिन ये राघव का दिल जीतने के लिए पर्याप्त नहीं है। केवल जब वह तुम में पूरी तरह से उम्मीद खो देता है तो वह सच में मुझे देख सकता है। रीना, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें आज अंत करने के लिए बुलाया था। मुझे दोष मत देना। अगर तुम्हें किसी को दोष देना है तो खुद को दोष दो कि तुम बहुत मूर्ख हो। रीना ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। अचानक साक्षी पीछे की ओर गिरी। वे दोनों एक बास्केटबॉल कोर्ट के दर्शक स्टैंड में बैठे थे। उनके बगल में सीढ़ियां थीं। साक्षी अचानक पीछे झुक गई और सीढ़ियों पर पूरी तरह से गिर गई। एक चीख के साथ साक्षी सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गई। सब कुछ इतनी अचानक हुआ, रीना को पता नहीं था कि क्या हो रहा था। जब साक्षी जमीन पर गिरी तो वह चिल्लाने लगी, मेरा बच्चा! रीना, तुमने मेरे बच्चे को क्यों मारा? मेरा बच्चा! रीना को एक बुरी पूर्व सूचना हुई। वास्तव में दूर से उसने एक आकृति को उनकी ओर दौड़ते हुए देखा। वह राघव थे। साक्षी अपने पेट पर हाथ रखे हुए जमीन पर लुढ़क रही थी। उसकी सफेद स्वेटर लाल हो गई थी। वह रोती रही, रीना, तुमने मेरे बच्चे को क्यों मारना चाहा? तुमने मेरे बच्चे को क्यों मारना चाहा? उद्धरण चिन्ह। रीना वहीं खड़ी कांप रही थी, लेकिन उसका दिमाग असाधारण रूप से साफ था। वह आखिरकार समझ गई कि साक्षी का अंत करने से क्या मतलब था। उसने राघव के यहाँ होने की व्यवस्था की होगी, समय और स्थान की गणना की होगी, बस उसे ये दृश्य दिखाने के लिए। साक्षी की साजिश डरावनी है, लेकिन रीना ने इसकी कभी कल्पना नहीं की थी। वह अपने अजन्मे बच्चे को कीमत के रूप में उपयोग करेगी, जो बस क्रूर था। राघव पहले ही दौड़कर आ गए थे। साक्षी एक भूत की तरह पीली थी, उसका चेहरा आंसुओं से लथपथ था, उसके हाथों पर खून था। उसने राघव का हाथ अपनी पूरी ताकत से पकड़ा। राघव, हमारा बच्चा! रीना हमारे बच्चे को मारना चाहती है। मुझे अस्पताल ले चलो, जल्दी, मुझे अस्पताल ले चलो। राघव ने बिना एक शब्द कहे साक्षी को उठा लिया, ऊंचे मंच से रीना पर एक नजर डाली, फिर साक्षी को ले जाते हुए जल्दी से चले गए। रीना वहां बहुत देर तक खड़ी रही, जब तक कि सूरज धीरे धीरे क्षितिज के नीचे नहीं फिसल गया और रात नहीं हो गई। जब रीना सीढ़ियों से नीचे उतरी तो उसकी टांगें सुन्न हो गई थीं। आखिरकार रीना रुययान अस्पताल गई। रुययान अस्पताल शांतिपर्व माध्यमिक विद्यालय का निकटतम अस्पताल था। राघव साक्षी को वहां ले गए होंगे। अध्याय 48 और 49। रीना ने ही मेरे बच्चे को मारा। रुययान अस्पताल पहुंचने के बाद रीना ने थोड़ी पूछताछ की और पता लगाया कि साक्षी किस वार्ड में थी। रीना वहां गई। किसी कारण से रीना इस समय असामान्य रूप से शांत महसूस कर रही थी। उसे ये भी यकीन नहीं था कि वह यहाँ क्यों थी। वार्ड का दरवाजा खुला था। अंदर से दिल दहला देने वाली रोने की आवाजें सुनी जा सकती थीं। जैसे ही रीना दरवाजे पर खड़ी हुई, उसने न केवल साक्षी और राघव को, बल्कि पूरे लुधियाना परिवार को भी देखा। रीना को देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। साक्षी ने तुरंत एक तकिया पकड़ा और उसे दरवाजे की ओर फेंक दिया। रीना, तुम हत्यारी! तुमने मेरे बच्चे को क्यों मारा? तुमने मेरे और राघव के बच्चे को क्यों मारा? विस्मय अधिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज रोने से कर्कश और तनावपूर्ण हो गई थी। उसने रीना की तरफ दौड़ने की कोशिश भी की। अंत में वह ठोकर खाए और फर्श पर गिर गई। राघव की मां आगे बढ़ी और बोली, तुम्हें शांत होने की जरूरत है। अब खुद को देखो, तुम अस्त व्यस्त हो। राघव की मां को साक्षी कभी पसंद नहीं थी। जब उन्हें उसकी गर्भावस्था के बारे में पता चला तो वह गुस्से में थी, लेकिन वह राघव का बच्चा था, आखिर उनका पोता था। अब हालांकि उन्होंने बच्चे को खो दिया और अब साक्षी को देखकर उन्हें दोनों गुस्सा और दया महसूस हो रही थी। एक नर्स जल्दी से साक्षी को वापस बिस्तर पर जाने में मदद करने के लिए आगे बढ़ी। रीना शांति से अंदर चली गई। राघव के पिता ने आह भरी, रीना, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? मैं जानता हूं कि राघव ने इस मामले में तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन चाहे कुछ भी हो, वह लुधियाना परिवार में पैदा हुआ एक नया जीवन था। तुम अंकल और आंटी का दिल तोड़ रही हो। रीना ने शांति से कहा, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। साक्षी ने ये सुनकर चिल्लाया, रीना, अभी भी तुम इसे नकारने की कोशिश कर रही हो।
क्या तुम ये कह रही हो कि मैंने जानबूझकर खुद को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया ताकि तुम्हें फंसा सकूं? राघव ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। रीना को सच में साक्षी की आंतरिक शक्ति की प्रशंसा करनी पड़ी। भले ही उसने सच में खुद को रीना को फंसाने के लिए सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया था, कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। आखिरकार उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, साथ ही अपने अजन्मे बच्चे की जान भी। फिर भी रीना ने कहा, तुम जानती हो कि सच में क्या हुआ था, और मैं कुछ ऐसा स्वीकार नहीं करूंगी जो मैंने नहीं किया। साक्षी अब अस्त व्यस्त होकर रो रही थी। रीना, मैं जानती हूं कि तुम मुझसे घृणा करती हो, लेकिन तुम्हें इतनी भयानक चीज करने की जरूरत नहीं थी। तुमने मुझे सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया, तुमने छोटे ऊझे बच्चा खोने का कारण बनाया, और अभी भी तुम इसे स्वीकार करने से इनकार करती हो और जोर देती हो कि मैं तुम्हें गलत बता रही हूं। साक्षी ने अपने तकिए के नीचे हाथ डाला और एक रिकॉर्डिंग डिवाइस बाहर निकाली। मैं पत्रकारिता पढ़ती हूं, इसलिए मैं हमेशा एक रिकॉर्डर अपने साथ रखती हूं। निम्नलिखित एक बातचीत है जो मैंने रीना के साथ पहले की थी, और मैंने अनजाने में इसे रिकॉर्ड कर लिया। खुद सुनो। रीना जिसे तुम जानते थे उतनी मासूम और दयालु नहीं है जितनी वह लगती है। तुम सब उसके दिखने में शांत चेहरे से बेवकूफ बन रहे हो। साक्षी ने रिकॉर्डर पर प्ले दबाया। अंदर से साक्षी की आवाज सुनी जा सकती थी, रीना, राघव के साथ मामला मेरी गलती थी। मैं तुम्हें एक दोस्त के रूप में खोना नहीं चाहती। क्या तुम मुझे इस बार माफ कर सकती हो, बस इस बार, और हम पहले जैसे हो सकते हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। फिर रीना की आवाज दिखाई दी, मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ कर सकती हूँ। अपनी गर्भावस्था को समाप्त करो, राघव से ब्रेकअप करो, और फिर हम पहले जैसे हो सकते हैं। क्या कहती हो? कई बार रिकॉर्डिंग दोहराने के बाद साक्षी आखिरकार रुकी। वह अब बेकाबू होकर रो रही थी। रीना, मैं बस राघव से प्यार करने लगी। क्या यह इतना बड़ा पाप है? मैंने हमेशा तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त माना, मुझे हमेशा इसका पछतावा रहा। लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे बच्चे को क्यों मारा? अध्याय 50। आज से हम अजनबी होंगे, इसलिए अपना ख्याल रखना। साक्षी के चेहरे पर एक व्यथित भाव था। उसने सभी से कहा, आप सब ने सुना। ये रिकॉर्डिंग 1 महीने पहले की थी। रीना लंबे समय से मेरे बच्चे को खत्म करने की योजना बना रही थी, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी दुर्भावनापूर्ण चीजें करेगी। रीना, तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? तुम हत्यारी। एक ही दिन में दूसरी बार रीना का शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। यह एक ठंडक थी जो उसके दिल की गहराई से निकली थी। वास्तव में रिकॉर्डिंग में वे शब्द रीना ने बोले थे, लेकिन उस समय वह साक्षी के इरादों को जानती थी। उसने ये बस साक्षी के पीछे पड़ने से जल्दी छुटकारा पाने के लिए कहा था। लेकिन रीना ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि साक्षी पहले से ही तैयार थी। शायद साक्षी ने ये सब पहले से ही सोचा था। रीना को लगा कि उसके सामने का व्यक्ति बहुत डरावना था। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे कुछ उसके गले में अटक गया था, और वह एक भी शब्द नहीं बोल पाए। राघव के पिता और राघव की मां ने रीना को अपनी आंखों में सदमे और निराशा के साथ देखा। अस्पताल के कमरे में साक्षी की चीखें गूंज रही थीं। वह रोती रही, मेरा बच्चा। रीना, तुमने मेरे और राघव के बच्चे को क्यों मारा? रीना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें इसका भुगतान करवाऊंगी, तुम हत्यारी। राघव के पिता ने एक आह भरी और शांत राघव के पास गए। आखिरकार यह मामला तुम्हारी वजह से शुरू हुआ। अब तुम्हारी क्या योजना है? राघव के पिता ने पूछा। राघव ने इस पूरी घटना के दौरान रीना को बिल्कुल भी नहीं देखा था। इस समय उन्होंने आखिरकार कहा, मैं साक्षी से सगाई करूंगा। राघव के जवाब ने सभी को चौंका दिया। राघव की मां अपनी असहमति व्यक्त करने वाली पहली थी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बच्चा चला गया है और तुम अभी भी उससे सगाई करना चाहते हो? हमारा लुधियाना परिवार गुरुग्राम के प्रतिष्ठित कुलीन परिवारों में से एक है। तुम्हारी भविष्य की शादी एक उपयुक्त साथी के साथ होनी चाहिए, न कि किसी के साथ जिसे जल्दबाजी में चुना गया हो। राघव ने दृढ़ता से जोर दिया, गंभीर रूप से बोलते हुए, मैं जल्द से जल्द साक्षी से सगाई करूंगा, और फिर मैं विदेश में पढ़ाई करूंगा। क्या आप हमेशा से नहीं चाहते थे कि मैं संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवसाय प्रबंधन का अध्ययन करूं? मैं साक्षी को अपने साथ लाऊंगा। राघव दृढ़ थे, एक ऐसा दृश्य जो राघव की मां ने अपने बेटे से पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा लगा जैसे उन्होंने सारी उम्मीद खो दी थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका दिल टूट गया था। आखिरकार उन्होंने अपना बच्चा खो दिया, और इसका कारण रीना थी, वह लड़की जिसे राघव ने बचपन से प्यार किया था। रीना नहीं जानती थी कि उसने अस्पताल कैसे छोड़ा।
बाहर चलते हुए उसे एक चलते हुए शब्द जैसा महसूस हुआ। उसे राघव के आखिरी शब्द याद आए, रीना, आज से मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं देना हूं और साक्षी तुम्हारा कुछ भी नहीं देना है। आज के बाद हाँ, मैं अजनबी होंगे, अपना ख्याल रखना। उसने इसे नहीं दिखाया, लेकिन उसका दिल का दर्द असहनीय था। जब राघव ने अपना बयान पूरा किया, रीना चली गई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसका दिल ऐंठ रहा था, जिससे वह सुन्न हो गई। जैसे ही वह बाहर निकली, उसका फोन बजा। यह आर्यन का फोन था, लेकिन रीना इसका जवाब नहीं देना चाहती थी। रीना उद्देश्यहीन रूप से भटकती रही, अपने गंतव्य को नहीं जानती थी। आखिरकार वह एक पार्क में रुकी। रीना एक खाली दिमाग के साथ सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठ गई। लेकिन उसका दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसे एक कुंद चाकू से काटा जा रहा हो। सुस्त दर्द ने उसे ठंडा कर दिया और उसे कांपने लगा। रीना नहीं जानती थी कि वह बेंच पर कितनी देर तक बैठी रही, जब तक कि आर्यन उसके सामने नहीं दिखाई दिए। अध्याय 51। भले ही आसमान गिर जाए, मैं तुम्हारे लिए उसे थामूंगा। आर्यन कार से बाहर निकले, रीना के पास गए, आराम से अपना ओवरकोट उतारा और उसे रीना के कंधों पर डाल दिया। फिर वह उसके बगल में बैठ गए। उनकी आवाज धीमी और गहरी थी, तुम फोन का जवाब नहीं दे रही हो, क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए कितना चिंतित था? रीना ने अपना सिर नीचे कर लिया, चुप रही। आर्यन ने रीना का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उनकी हथेली सूखी और गर्म थी। आर्यन ने पूछा, क्या हुआ? क्या तुम इसके बारे में मुझसे बात नहीं करना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। रीना को पता नहीं था कि कहां से शुरू करे, इसलिए वह चुप रही। आर्यन ने अचानक रीना को अपनी बाहों में खींच लिया। मूर्ख लड़की, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। भले ही आसमान गिर जाए, मैं तुम्हें ढाल दूंगा। इन शब्दों को सुनकर रीना अब अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाए और रोने लगी। जब अंकल ने उसके प्रति अपनी निराशा व्यक्त की, तो वह नहीं रोई। जब साक्षी ने उसे फंसाया, तो वह भी नहीं रोई। और जब राघव ने कहा कि उन्हें अजनबियों की तरह अपना जीवन जीना चाहिए, रीना नहीं रोई। लेकिन जब आर्यन ने कहा कि वह उसके लिए आसमान थामेंगे, तो वह ऐसे रोई जैसे उसकी दुनिया ही बिखर गई हो। आर्यन थोड़ा चौंक गए। उन्होंने एक बच्चे को सांत्वना देने के लिए उसकी पीठ थपथपाई, लगातार उससे पूछ रहे थे कि क्या हुआ था। रीना ने बहुत देर तक रोया, इससे पहले कि वह हिचकी लेते हुए आर्यन को सब कुछ बताया। आर्यन की भौहें सिकुड़ गईं। रीना ने कहा, मैंने सच में उसे धक्का नहीं दिया, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि उसने मुझे फंसाया, लेकिन जो मुझे दुखी करता है वह यह है कि मासूम जीवन मेरी वजह से इस दुनिया में नहीं आ पाया। उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने कहा, रीना, किसी और की गलती के लिए खुद को सजा देना सबसे मूर्खतापूर्ण काम है। वह क्रूर है, खुद को भी नहीं छोड़ रही है। परेशान मत हो, इसे मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारी बेगुनाही साबित करने का एक अवसर ढूंढूंगा। रीना अचानक रोना बंद कर दी, आर्यन को देखा और पूछा, क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? आर्यन की आवाज गहरी और गंभीर थी, बेशक मैं तुम पर विश्वास करता हूं। क्यों? कोई कारण नहीं है। क्यों? किसी कारण से। रीना आर्यन ने जो कहा उसे सुनने के बाद अप्रत्याशित रूप से ज्यादा परेशान महसूस नहीं किया। आर्यन ने कहा, कुछ समय के लिए साक्षी से दूर रहो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। मुझ पर विश्वास करो, मैं सुनिश्चित करूंगा कि उसे उसके कार्यों के परिणामों का सामना करना पड़े। भले ही आर्यन सिर्फ उसे सांत्वना दे रहे थे या नहीं, रीना को अंदर से गर्मजोशी महसूस हुई। रीना ने अपना सिर हिलाया। आर्यन ने कहा, चलो घर चलते हैं। तुम्हें क्या चाहिए? घर पहुंचने के बाद मैं तुम्हारे लिए वह बना दूंगा। आर्यन का लहजा एक बच्चे को बहलाने जैसा था, उसी तरह जैसे कोई बच्चे को कैंडी से बहलाता है। रीना एक बार के लिए हिचकिचाई नहीं और बोली, मुझे ब्रेस्ड पोक चाहिए। आर्यन हंसे, तो मैं तुम्हारे लिए ब्रेस्ड पोक बना दूंगा। रीना को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन सच में ब्रेस्ड पोक बनाना जानते होंगे, और यह इतना स्वादिष्ट था कि एक शेफ गुणवत्ता का था। रीना ने जल्दी से 10 से ज्यादा टुकड़े खाए, लगभग ज्यादा खाने तक। आर्यन दूसरी तरफ अपने भोजन को छुआ नहीं, वह बस एक मुस्कान के साथ वहां बैठे रहे और रीना को देख रहे थे जो दिल से खा रही थी। अंत में अपने पेट पर हाथ फेरते हुए रीना ने पूछा, आप ब्रेस्ड पोक बनाना कैसे जानते हैं? आर्यन, क्या कुछ ऐसा भी है जो आप नहीं कर सकते? रीना की आंखों ने स्पष्ट रूप से प्रशंसा को दर्शाया, जिसने आर्यन को काफी खुश किया। एक हल्की मुस्कान के साथ आर्यन ने पूछा, क्या अब तुम्हारा पेट भर गया है? उद्धरण चिन्ह। रीना ने जोर से सिर हिलाया। क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रही हो? रीना ने फिर से उत्साह से सिर हिलाया। इस दुनिया में एक कटोरा ब्रेस्ड पोक ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे ठीक नहीं कर सकता। अगर यह काम नहीं करता है तो 2 कटोरे करेंगे।
आर्यन हंसे और उसे एक छोटी फुडी कहा। फिर उन्होंने निर्देश दिया, जाओ बर्तन धो। रीना स्वाभाविक रूप से बर्तन साफ करने के लिए उठी, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वह अचानक मुड़ी और पूछा, आप क्यों नहीं धो रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। क्या उन्हें उसे खुश करने के लिए नहीं माना जाता था? वह उसे काम क्यों करवा रहे हैं? आर्यन ने बस जवाब दिया, क्या तुमने कभी एक मास्टर शेफ को बर्तन धोते देखा है? रीना को उनका तर्क सम्मोहक लगा। वह मुड़ी और बर्तन धोने के लिए रसोई में चली गई। रीना अभी भी परेशान थी। साक्षी को सीढ़ियों से नीचे गिरते हुए और उसके सफेद कपड़ों को खून से दागते हुए की छवि उसके दिमाग में फिर से चल रही थी। हालांकि कुछ करना बिल्कुल कुछ न करने से बेहतर था। अध्याय 52। उसने एक धनी परिवार में शादी करने के मौके के लिए अपने बच्चे की बलि दी। अगले दिन रीना हमेशा की तरह कॉलेज गई। सब कुछ सामान्य से अलग नहीं लग रहा था। केवल रीना जानती थी कि साक्षी ने आधे महीने की छुट्टी ली थी। यह आधे महीने बाद था जब उसने साक्षी को फिर से देखा। उस दिन समाचार समाज के अध्यक्ष ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें समाचार समाज के सभी सदस्यों को उपस्थित होना आवश्यक था। पहुंचने पर रीना ने साक्षी को देखा। साक्षी चमकदार लग रही थी, जीवन से भरी हुई थी, समाचार समाज के अन्य सदस्यों के साथ हंस रही थी और बात कर रही थी। जब रीना अंदर गई तो साक्षी ने उसकी ओर देखा। उसकी नजर साफ फिर भी गर्व से भरी हुई थी। रीना ने एक जगह ढूंढी और लापरवाही से बैठ गई। इस बिंदु पर समाज के अध्यक्ष सुश्रीली आगे बढ़ी और बोलना शुरू किया, मैंने आज आप सभी को एक बड़े फैसले की घोषणा करने के लिए इकट्ठा किया है। चूंकि मैं स्नातक होने वाली हूं, मैं अब समाज के अध्यक्ष के रूप में अपनी स्थिति जारी नहीं रख सकती। मेरे जाने से पहले मैं अध्यक्ष का पद एक सक्षम और जिम्मेदार व्यक्ति को सौंपना चाहती हूं। वर्तमान में मेरे मन में 2 उम्मीदवार हैं। साक्षी, हमारी उपाध्यक्ष, अपने पद को संभालने के बाद से मेहनती और जिम्मेदार रही है। वहीं रीना ने हमें आर्यन के साथ एक विशेष साक्षात्कार सुरक्षित करके प्रभावित किया, जिसने हमारे समाचार समाज को प्रसिद्धि दिलाई। मैंने फैसला किया है कि अगला अध्यक्ष इन दोनों में से चुना जाएगा। निष्पक्षता के लिए हम एक गुमनाम वोट करेंगे। रीना को उम्मीद नहीं थी कि आज की बैठक एक नए अध्यक्ष का चुनाव करने के बारे में थी। रीना को पत्रकारिता और समाचार समाज पसंद था, लेकिन वह साक्षी के साथ काम नहीं करना चाहती थी। वह उससे लड़ नहीं सकती थी, लेकिन वह उससे बच सकती थी। रीना ने अपना हाथ उठाया और कहा, अध्यक्ष, मैं अब्स्टेनिंग हूं। लेकिन लगभग एक साथ वही शब्द साक्षी के मुंह से आए। हर कोई आश्चर्य में उन्हें देखने लगा। रीना और साक्षी ने एक दूसरे की ओर देखा। सुश्रीली ने अपनी भौहें सिकुड़ी और पूछा, तुम दोनों को क्या हो गया है? समाचार समाज अग्रवाल विश्वविद्यालय के 4 प्रमुख संगठनों में से एक है। भविष्य में जब तुम समाज में प्रवेश करोगी तो इसमें एक पद रखना एक मूल्यवान संपत्ति है। उपाध्यक्ष, क्या आप समझा सकती हैं कि आप अब्स्टेनिंग क्यों हैं? साक्षी ने कहा, मुझे सच में खेद है, लेकिन मैं जल्द ही अपने मंगेतर के साथ विदेश में पढ़ाई करने जा रही हूं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं अब इस पद को संभालने में सक्षम हूं। साक्षी के शब्दों के साथ समाचार समाज में अराजकता फैल गई। साक्षी, क्या तुम्हारा मंगेतर कहीं वह युवा मालिक राघव तो नहीं है जिसने तुम्हें पिछली बार लिया था? साक्षी, तुम सच में प्रतिष्ठित परिवार की बेटी होने के लायक हो। धन के साथ स्वतंत्रता आती है। जिस तरह से तुम विदेश में पढ़ाई करने का फैसला कर सकती हो, वह ईर्ष्या करने लायक है। साक्षी, बधाई हो। तुम कब सगाई करोगी? साक्षी धीरे से हंसी, अपने बैग से उत्कृष्ट निमंत्रणों का एक ढेर निकाला। उन्हें एक एक करके समाचार समाज के अन्य सदस्यों को दिया और एक मुस्कान के साथ कहा, मैं 3 दिनों में सीजर इंटरनेशनल होटल में एक सगाई का भोज रखूंगी। तुम जरूर आना। हर किसी ने निमंत्रण को पकड़ा, उत्साह से भरा हुआ था। क्या सीजर होटल केवल विदेशी राष्ट्र प्रमुखों के लिए आरक्षित नहीं है? ओह माय गॉड, साक्षी, तुम सच में वहां अपनी सगाई कर सकती हो। हमारी साक्षी सच में वास्तविक जीवन में एक राजकुमारी है। लुधियाना परिवार यहाँ गुरुग्राम में शीर्ष प्रतिष्ठित परिवारों में से एक है। सगाई निश्चित रूप से भव्य होगी। लेकिन रीना वहीं खड़ी रही जब तक कि साक्षी उसके पास नहीं चली गई। साक्षी ने उसे आखिरी निमंत्रण दिया, रीना, तुम्हें भी जरूर आना चाहिए। आखिरकार मैं राघव के साथ अपनी सगाई के लिए तुम्हारी आभारी हूं। किसी ने बगल से टिप्पणी की, रीना, तो तुम साक्षी और युवा मालिक राघव के लिए मध्यस्थ थी। जब रीना ने अपने सामने के व्यक्ति को देखा तो उसने अपनी रीढ़ को अकड़ते हुए महसूस किया और उसके दिल से एक ठंडक आई। वह उसके सामने इतनी लापरवाही से कैसे खड़ी हो सकती है?
यहाँ तक कि एक क्रूर बाघ भी अपने शावकों को नहीं खाता। फिर भी साक्षी ने एक धनी परिवार में अपनी शादी को सुरक्षित करने के लिए अपने ही बच्चे का इस्तेमाल किया। रीना भयभीत महसूस कर रही थी। अध्याय 53। रीना, क्या तुम थोड़ा महत्वाकांक्षी हो सकती हो? रीना वहीं खड़ी रही, उसकी नज़र साक्षी के हाथ में निमंत्रण पर टिकी हुई थी। निमंत्रण रोमांटिक और नाजुक ढंग से डिजाइन किया गया था। साक्षी हंसी और बोली, रीना, तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा तो नहीं हो रही हो, है ना? क्या तुम अभी भी राघव के साथ अपने अतीत की परवाह करती हो? मैं जाऊंगी, रीना ने साक्षी को बीच में ही टोक दिया। फिर उसने साक्षी के हाथ से निमंत्रण ले लिया। उनके आसपास के लोग रीना और साक्षी को सदमे में देख रहे थे। अतीत, इसका क्या मतलब था? क्या रीना और युवा मालिक राघव का एक साथ अतीत था? रीना जानती थी कि साक्षी ने जानबूझकर ऐसा किया था, लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा था? चूंकि साक्षी ने सफलतापूर्वक राघव से सगाई कर ली थी, तो उसने राघव और खुद को फिर से क्यों उठाया? सुश्रीली पोडियम पर खड़ी थी और डेस्क पर खटखटाया। साक्षी की सगाई हो रही है। हमें पहले उसे बधाई देनी चाहिए। लेकिन चूंकि साक्षी ने अध्यक्ष के रूप में अपना पद छोड़ दिया है, रीना, तुम अब त्याग नहीं कर सकती। छोटे उमा हमारे समाचार क्लब में 3 साल से हो और तुम सबसे अनुभवी और उत्कृष्ट सदस्य हो। तुम इस पद के लिए सबसे उपयुक्त हो। रीना थोड़ी विचलित थी, लेकिन अंत में उसने और मना नहीं किया और जिम्मेदारी ले ली। इन दिनों अग्रवाल विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग गुलजार था। मूल रूप से हर कोई जानता था कि साक्षी राघव से सगाई करने वाली थी। गुरुग्राम के सभी राजनेताओं और मशहूर हस्तियों को आमंत्रित किया गया था, जिससे एक भव्य तमाशा बन रहा था। इस बीच कैंपस के चारों ओर अफवाहें चल रही थीं कि रीना ने साक्षी और राघव के रिश्ते में दखलंदाजी की थी। समस्या की जड़ एक तस्वीर थी जिसे कैंपस नेटवर्क पर गुमनाम रूप से पोस्ट किया गया था। ये रीना और राघव की एक समूह तस्वीर थी। तस्वीर वही थी जो साक्षी के हाथ में थी। इसके बारे में बिना सोचे ये निश्चित रूप से साक्षी ने ही पोस्ट की होगी। नीचे अनगिनत टिप्पणियां थीं, लेकिन उन सभी का मानना था कि रीना साक्षी और युवा मालिक राघव की सगाई से ईर्ष्या करती थी और जानबूझकर परेशानी पैदा करने की कोशिश की थी। पोस्ट को देखने के बाद रीना ने सीधे साक्षी को फोन किया, तुम्हें अब वह मिल गया है जो तुम चाहती हो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। फोन के दूसरी तरफ से साक्षी की एक हंसमुख आवाज आई, मुझे बस लगता है कि ये दिलचस्प है। ये रियायत के सभी वर्षों के लिए मेरा मुआवजा है, रीना। मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर कोई जाने तुम वह तीसरी व्यक्ति हो जिसने राघव और मेरे बीच हस्तक्षेप किया। रीना ने तुरंत फोन रख दिया। वह अब साक्षी से बात नहीं करना चाहती थी। जब रीना कैंपस में चल रही थी तो बहुत से लोग उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे। रीना सच में टूटने के कगार पर थी। वह रजिस्ट्रार कार्यालय गई और अपनी शारीरिक स्थितियों के कारण 3 दिन की छुट्टी ली। फिर रीना मेपल विला गई और पूरे दिन सोती रही। आर्यन फिर से एक व्यापार यात्रा पर गए थे। रीना 2 दिनों तक अंदर ही रही, मुश्किल से कुछ खाया और बस दिन रात सोती रही। ये तब तक नहीं था जब तक कि आर्यन अपनी यात्रा से वापस नहीं आए, उसकी रजाई उठाए और उसे बिस्तर से बाहर खींच लिया। आर्यन काफी गुस्से में लग रहे थे। क्या एक बेवफा आदमी और एक चालाक औरत तुम्हें इस हद तक परेशान करती है? रीना, क्या तुम थोड़ी और महत्वाकांक्षी हो सकती हो? रीना को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह कमजोर थी। बेवफा आदमी और चालाक औरत आर्यन ने अपने पूर्व प्रेमी और सबसे अच्छी दोस्त का उल्लेख किया था। आर्यन ने रीना को बाथरूम में धकेल दिया, स्नान करो और मैं तुम्हें बाद में कुछ खाने के लिए बाहर ले चलूंगा। रीना ने पूरे रास्ते अपनी चुप्पी बनाए रखते हुए आर्यन के पीछे पीछे दरवाजा बाहर चली गई। लेकिन अंत में आर्यन की काली बेंटले सीज़र होटल के प्रवेश द्वार पर रुक गई। महल जैसे होटल को देखकर रीना बेकाबू होकर कांपने लगी। होटल के प्रवेश द्वार पर 2 बड़े इलेक्ट्रॉनिक पोस्टर थे, उन पर साक्षी और राघव की शादी की तस्वीरें थीं। रीना को अचानक याद आया, आज रात साक्षी और राघव का सगाई का भोज था। अध्याय 54। रीना को खुलकर जीना पसंद है। रीना आर्यन पर चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाए, आप मुझे यहाँ क्यों लाए? रीना मुड़कर जाने लगी। वह यहाँ 1 मिनट भी ज्यादा नहीं रहना चाहती थी, लेकिन आर्यन ने उसकी बांह पकड़ ली। आर्यन ने एक शांत संयमित आवाज में कहा, अगर तुम अभी जाती हो तो तुम एक अच्छा शो मिस कर दोगी। रीना को पता नहीं था कि आर्यन क्या योजना बना रहे थे, लेकिन उसे लगा कि वह हमेशा से तैयार थे। आर्यन ने जारी रखा, रीना, चूंकि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है तो डरपोक मत बनो, दूसरों को ये सोचने मत दो कि तुम आसानी से बुलीड हो जाती हो। अंत में रीना आर्यन के पीछे पीछे अंदर चली गई।
वह खुद को ऐसा करने के लिए पागल समझ रही थी। भोज अभी शुरू हुआ था। राघव और साक्षी दरवाजे पर खड़े थे, मेहमानों का अभिवादन कर रहे थे। साक्षी ने एक डिजाइनर सफेद फिस्टेल गाउन पहना था, जिससे उसकी पतली और लंबी आकृति और भी स्पष्ट हो रही थी। उसके बाल सिर पर ऊंचे बंधे हुए थे, जो एक परी कथा की आइस क्वीन जैसी लग रही थी। आज उसकी मुस्कान चमकदार थी, जबकि उसके बगल में आदमी राघव एक ठंडा उदास भाव पहने हुए था। जब उसने रीना को आर्यन के साथ आते देखा तो साक्षी थोड़ी चौंक गई। हालांकि आर्यन ने रीना का हाथ पकड़ा, उसे अपनी बाह में बांधा और उनकी ओर चले गए। जब रीना उसके सामने खड़ी हुई तो साक्षी ने बस एक सेकंड के लिए हिचकिचाए और राघव की बाह पकड़ ली और एक मुस्कान के साथ कहा, रीना, कभी नहीं सोचा था कि तुम सच में आओगी। राघव और मैं चिंतित थे कि तुम नहीं आओगी। हालांकि राघव की आंखें रीना के चेहरे पर टिकी हुई थीं। उनकी मूल रूप से उदास और सुन्न आंखों में आखिरकार कुछ भावना दिखाई दी। अंत में उसकी नजर आर्यन के साथ रीना की बाह पर पड़ी। उसके मुंह के कोने पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी। तो तुम सच में श्रीमान आर्यन को डेट कर रही हो? साक्षी ने चहकते हुए कहा। राघव, तुम क्या कह रहे हो? रीना वह इंसान है जिसे पसंद है उठाकर छोड़ना जैसा वह चाहे। सिर्फ श्रीमान आर्यन ही नहीं, कॉलेज में हमेशा उसके आसपास लड़के रहे हैं। साक्षी को अचानक कुछ महसूस हुआ और उसने आर्यन से कहा, मुझे खेद है, मेरा मतलब यह नहीं था कि रीना लड़कों के साथ खेलती है। बस वह लड़कों के बीच काफी लोकप्रिय है और कभी कभी उन्हें मना नहीं कर पाती है। वो उस तरह की इंसान नहीं है। अध्यक्ष आर्यन, कृपया गलत मत समझो। रीना को उम्मीद नहीं थी कि साक्षी इतनी दुर्भावनापूर्ण होगी कि आर्यन के सामने ही परेशानी खड़ी करना शुरू कर देगी। लेकिन आर्यन का चेहरा शांत था, यहाँ तक कि इंडल्जेंट भी था, क्योंकि उन्होंने उसके बगल में बालों को हिलाया। बेशक मैं जानता हूं कि रीना किस तरह की इंसान है, किसी भी कीमत पर वह सुश्री साक्षी का ए समान क्लास में नहीं है। साक्षी का चेहरा तुरंत बदल गया, उसकी मुस्कान जम गई। राघव पूरी तरह से निराश लग रहे थे। एक धीमी आवाज में कहा, कृपया अंदर आओ। रीना आर्यन के साथ अंदर चली गई। अंदर जाते ही अनगिनत आंखों को आकर्षित किया। आखिरकार आर्यन की स्थिति सभी के लिए स्पष्ट थी और वह गुरुग्राम में कई महिलाओं के स्नेह का लक्ष्य थे। स्थल भव्य रूप से सजाया गया था, झूमर से क्रिस्टल झरते हुए टैसल्स की तरह लटक रहे थे। रीना को ध्यान का केंद्र बनना पसंद नहीं था, उसे अपनी पीठ में सुई जैसा महसूस हुआ। तो उसने खुशी खुशी उस हाथ को छोड़ दिया जिसे उसने आर्यन की बाह से जोड़ा हुआ था। रीना ने आर्यन से कहा, मैं अपनी क्लासमेट्स को वहां देखती हूं, मैं उनकी मेज पर शामिल हो जाऊंगी। आर्यन ने अपनी भौहें उठाई, कुछ नहीं कहा, चुपचाप उसके फैसले से सहमत हो गए। वास्तव में रीना और आर्यन दोनों के पास निमंत्रण थे, उनकी सीटें पहले से ही व्यवस्थित थीं। रीना को उसके पत्रकारिता कॉलेज के क्लासमेट्स के साथ बैठाया गया था, जो बैंक्वेट हॉल में बनाए गए मंच के पास था। आर्यन की सीट वीआईपी टेबल पर थी, जो मुख्य टेबल के ठीक बगल में थी। तुलना में रीना और आर्यन केवल एक टेबल दूर थे। जैसे ही रीना बैठ गई, पत्रकारिता समाज से शिखा आए और पूछा, रीना, क्या तुम अभी अभी आर्यन के साथ अंदर आए हो? रीना ने जवाब दिया, ये बस एक संयोग था। शिखा भ्रमित लग रही थी। हर कोई अपने फोन के साथ खेलने, तस्वीरें लेने और अपने मोमेंट्स पर पोस्ट करने में व्यस्त था। उन्होंने उसे नोटिस नहीं किया था, लेकिन उसे यकीन था कि उसने रीना को आर्यन की बाहों में हाथ डाले हुए अंदर आते हुए देखा था। क्या वह चीजें देख रही थी? अध्याय 55। रीना ईर्ष्या से मुझ पर एक जाल बिछाती है। बैठने के बाद रीना शांत रही। भोज जल्द ही शुरू हो गया। भोज का मेजबान प्रसिद्ध वैरायटी शो होस्ट विवेक थे। संगीत बजा और भोज हॉल में रोशनी अचानक मंद हो गई। साक्षी राघव के साथ हाथ में हाथ डालकर फर्श पर बिछे गुलाब लाल कालीन के साथ धीरे धीरे मंच पर चली गईं। साक्षी ने एक और पोशाक पहनी थी, एक शानदार, अति सुंदर ट्रेलिंग शादी का गाउन। दोनों व्यक्ति असाधारण रूप से अच्छे लग रहे थे और काफी जोड़ी लग रहे थे। रीना ने पड़ोसी मेज पर फुसफुसाहट सुनी, किसने सोचा होगा कि युवा मालिक राघव इतनी कम उम्र में सगाई कर लेंगे। मुझे आश्चर्य है कि सुश्री साक्षी किस प्रतिष्ठित परिवार से हैं। ऐसा लगता है कि आज उनका परिवार मौजूद नहीं है। मुझे लगता है कि यह एक शॉटगन शादी हो सकती है, वरना स्नातक से पहले इतनी जल्दी सगाई क्यों? क्या मैंने यह नहीं सुना कि युवा मालिक राघव का कभी शर्मा परिवार की सबसे बड़ी बेटी के साथ शादी का समझौता था? लुधियाना और शर्मा परिवार हमेशा अच्छे संबंध में थे, लेकिन आज लुधियाना के बेटे की सगाई पार्टी में शर्मा परिवार से कोई भी नहीं है। इसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। साक्षी और राघव अब मंच पर खड़े थे।
मेजबान विनोदी थे और उन्होंने उनकी प्रेम कहानी के बारे में पूछा। हालांकि ज्यादातर साक्षी ही मुस्कुराकर जवाब दे रही थीं। राघव पूरे समय शांत रहे, एक शब्द भी नहीं बोले। रीना को लगा, चाहे वह भ्रम था या नहीं, कि राघव की नजर लगातार उस पर थी। मेजबान ने भोज की शुरुआत की घोषणा की। मंच के पीछे एक बड़ी स्क्रीन पर साक्षी और राघव की शादी की तस्वीरें घूम रही थीं। ठीक उसी तरह जब राघव और साक्षी मंच से उतरने वाले थे, बड़ी स्क्रीन पर एक स्पष्ट रिकॉर्डिंग चली। निर्देशक झांग, मैं चाहती हूं कि आप मुझे एक 6 सप्ताह की गर्भावस्था परीक्षण रिपोर्ट बनाने में मदद करें। मैं आपको बाद में 500,000 दूंगी, लेकिन आपको इसे बिल्कुल गुप्त रखना होगा। सुश्री साक्षी, हम डॉक्टर के रूप में ऐसी धोखाधड़ी वाली गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते हैं। मैं आपको ये बताती हूँ, एक बार जब मेरे पास ये गर्भावस्था परीक्षण होता है तो मैं शहर के दक्षिण जिले में लुधियाना परिवार में शादी कर सकती हूँ। एक बार जब मैं लुधियाना परिवार की महिला बन जाती हूँ तो मैं आपको लुधियाना समूह में 5% शेयर भेंट करूंगी। इसके बारे में सोचें, यह एक ऐसा भाग्य है जिसे आप कई जीवनकाल में नहीं कमा पाएंगी। गर्भावस्था परीक्षण आखिरकार नकली है। सुश्री साक्षी एक नकली गर्भावस्था परीक्षण के आधार पर एक धनी परिवार में कैसे प्रवेश कर सकती हैं? अगर इसका पर्दाफाश होता है तो क्या यह मुझे और रुइयान अस्पताल को भी फंसा नहीं देगा? आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब समय आएगा तो मुझे एक नकली गर्भपात करने के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता होगी। अगर मुझे 100% यकीन नहीं होता तो मैं निर्देशक झांग के पास नहीं आती। करोड़ों की लुधियाना परिवार की संपत्ति क्या वे जुआ खेलने के लायक नहीं है? रिकॉर्डिंग ने तुरंत पूरे हॉल को शांत कर दिया। यहां तक कि मेजबान भी वहां अवाक खड़ा था, यह नहीं जानता था कि क्या हो रहा था। साक्षी का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया और वह जम गई, क्योंकि स्क्रीन से आने वाली आवाज उसकी अपनी थी। वह अभी अभी मेजबान के साथ बातचीत कर रही थी और रिकॉर्ड की गई बातचीत की सामग्री स्पष्ट थी। एक पल में हर किसी का ध्यान उस पर इकट्ठा हो गया। भोज हॉल धीरे धीरे फुसफुसाहट से फटने लगा। इस रिकॉर्डिंग को क्या हो गया है? युवा मालिक राघव की दुल्हन का उपनाम साक्षी नहीं है। इस रिकॉर्डिंग में आवाज सच में अभी दुल्हन की आवाज के समान है। हे भगवान, इस महिला ने सच में युवा मालिक राघव से शादी करने के लिए ऐसी विधि का इस्तेमाल किया। वह इतनी चालाक है। ये दुल्हन सच में साहसी है, खुले तौर पर लुधियाना परिवार के खिलाफ साजिश रच रही है और परिवार में शादी किए बिना ही लुधियाना समूह के शेयरों पर भी लालच कर रही है। क्या महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, यहाँ तक कि एक पूरा नाटक भी कर रही है। हालांकि दुल्हन ने किसे नाराज किया? इस रिकॉर्डिंग का इस समय पर्दाफाश क्यों हुआ, उसकी सही योजना को बर्बाद कर रहा है। राघव की नजर भी साक्षी के चेहरे पर पड़ गई। साक्षी पूरी तरह से घबरा गई थी, जल्दी से कह रही थी, राघव, ये सच नहीं है। कोई मुझे फंसा रहा है, मुझे फंसा रहा है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही साक्षी ने अपना सिर मोड़ा, उसने रीना को देखा। वह गुस्से से चिल्लाई, ये रीना है। ये निश्चित रूप से वह है जो मुझे फंसा रही है। रिकॉर्डिंग नकली है। हमारा सच में एक बच्चा था, लेकिन रीना ने मुझे सीढ़ियों से धक्का देने के बाद बच्चा चला गया। तुम ही थे जिसने मुझे अस्पताल ले गया था। तुम्हें ये पता होना चाहिए। ये निश्चित रूप से रीना है जो ईर्ष्या के कारण एक जाल बिछा रही है।